जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर के मैराथन। यानी कंप्यूटर का मैराथन का मीन्स यहाँ पर कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को कवर करेंगे। आने वाले टाइम में यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम लगे हुए हैं सभी के लिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं जरा इसका एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर का परिचय, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो आप लोग पेशेंस बनाकर वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। और इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ही आप पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, यह क्या कहलाती है? ठीक है, चलिए आपको बताना है। आप इसको रियल टेस्ट मान के सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपके लास्ट में कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। आप इसको रियल टेस्ट मान के सॉल्व करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्वीकार करती है और डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। यह क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। अब इसमें देखिए डेटा शब्द आया। डेटा आखिर क्या होता है? देखिए कंप्यूटर संबंधी जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा तंत्र होता है, ऐसा एक यंत्र होता है जो डेटा को स्टोर करता है, ग्रहण करता है और इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। और जो कंप्यूटर से महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ होती हैं जैसे डेटा वगैरह बहुत यूज होता है। डेटा और सूचना, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। डेटा किसे कहते हैं? डेटा यह अव्यवस्थित आंकड़ों का या तथ्य है। यह प्रोसेस के पहले की अवस्था होती है। और साधारणतः जो है डेटा के दो भाग होते हैं। डेटा के दो भाग होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सबसे पहला होता है संख्यात्मक डेटा यानी न्यूमेरिकल डेटा और दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। संख्यात्मक डेटा यानी न्यूमेरिकल डेटा में क्या होता है? इस तरह के डेटा में 0 से लेकर 9 तक अंक प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कर्मचारियों का पता हो गया, परीक्षा में प्राप्त अंक हो गए, जनगणना हो गया, रोल नंबर, अंकगणितीय संख्याएं, ये सभी न्यूमेरिकल डेटा में आएंगे। तो आखिर अल्फा न्यूमेरिक डेटा में क्या आता है? अल्फा न्यूमेरिक डेटा में इस तरह के डेटा में अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें नंबर्स का प्रयोग होगा, कैरेक्टर का प्रयोग होगा और साथ ही साथ सिंबल का भी प्रयोग किया जाएगा। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? एड्रेस। एड्रेस किसी का अगर रहता है तो उसमें नंबर भी रहते हैं, कैरेक्टर भी रहते हैं और सिंबल भी वहाँ पर मेंशन रहते हैं। तो यहाँ पर डेटा के बारे में आपने जान लिया कि डेटा अव्यवस्थित आंकड़ों के तथ्य होते हैं। आंकड़ा या तथ्य होते हैं। यह प्रोसेस से पहले की अवस्था होती है। साधारणतः डेटा के दो भाग होते हैं, एक न्यूमेरिकल डेटा और दूसरा अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। अच्छा, सूचना क्या होती है? तो सूचना यह अव्यवस्थित डाटा का प्रोसेस करने के बाद परिणाम है जो व्यवस्थित होता है। यानी सूचना क्या होती है? व्यवस्थित होती है, लेकिन डेटा अव्यवस्थित होता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट वन है, बहुकार्य संपादन परिस्थिति में, और यहाँ पर आपको यहाँ फिल करना है, बहुकार्य संपादन परिस्थिति में डैश तथा डैश के समाधान हेतु संकेत स्तंभ यानी इसको सेमाफोर कहा जाता है, सेमाफोर का प्रयोग किया जाता है।
तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या प्रक्रिया तुल्यकालन प्रोसेस सिंक्रोनाइज होगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट वन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक का पूर्ण रूप क्या है? यानी पहला सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, उसका नाम क्या था? एनिएक। एनिएक का पूर्ण रूप हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहीं से दो क्वेश्चन बन जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो एनिएक का पूर्ण रूप क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन सबसे पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, यानी प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए, वह एनिएक था। एनिएक का पूर्ण रूप क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होगा। यानी तीसरे का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देखिए, इसके आविष्कार की बात करें तो 1945 में 1945 में एनिएक का आविष्कार हुआ, और जे यहाँ पर प्रेस्पर, ठीक है, एकर्ट और जॉन मूचली के द्वारा 1945 में एनिएक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो सामान्य प्रयोजनार्थ के लिए। तो हमसे फुल फॉर्म इसका पूछा था, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो यहाँ से देखिए, एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन गए। तो पहला क्वेश्चन बन गया कि प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए, एनिएक। दूसरा क्वेश्चन, एनिएक का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर हो गया। एनिएक का आविष्कार कब हुआ? 1945 में हुआ। एनिएक का आविष्कार किसके द्वारा हुआ? तो जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मूचली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं, एक क्वेश्चन से 4-4, 5-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए, पहला दिया है थंब ड्राइव, दूसरा दिया है वेब ब्राउज़र, तीसरा दिया है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, और चौथा दिया है स्प्रेडशीट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर भैया थंब ड्राइव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि थंब ड्राइव जो होता है यह सेकेंडरी स्टोरेज होता है। क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज होता है। लेकिन यहाँ वेब ब्राउज़र, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, स्प्रेडशीट, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। चलिए, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एपीआई का पूर्ण रूप क्या है? चलिए, एपीआई का पूर्ण रूप क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एपीआई का पूर्ण रूप बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होगा। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एक तो यूपी पीसीएल में पूछा गया है, और एसबीआई पीओ, ठीक है, एसबीआई पीओ और एनटीपीसी, इन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको अच्छे से याद रखिए। एपीआई का पूर्ण रूप क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो आपसे क्या पूछता है? अगर उसमें से आप पासवर्ड वगैरह सेट करके रखते हैं तो सबसे पहले आपका लॉगिन नाम पूछेगा, ठीक है, लॉगिन नेम, और पासवर्ड पूछेगा। जैसे उसमें आप सही पासवर्ड इंटर करेंगे, सही लॉगिन नेम इंटर करेंगे, तो ही आपका कंप्यूटर क्या होगा? स्टार्ट होगा। जब तक आप सही लॉगिन नहीं करेंगे, सही लॉगिन नाम नहीं डालेंगे उसमें, और सही पासवर्ड नहीं इंसर्ट करेंगे, तब तक आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑथेंटिकेशन कहलाती है, यानी प्रमाणीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर पर लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? तो यह प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है, जैसे मान के लिए मोबाइल आपके पास है, ठीक है, मोबाइल आपके पास है, और मोबाइल में जो पासवर्ड या पैटर्न लगा होता है, अगर बार बार 3 से 4 बार शायद टाइम होता है उसका, 3 से 4 बार से ज़्यादा अगर आप कर देंगे, तो उसके बाद वह टाइम जो है क्या करता है, वहाँ पर
टाइमिंग चलने लगता है कि इतने मिनट तक आप, इतने सेकंड तक आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो जो शुरुआत में अपने पैटर्न के माध्यम से या पासवर्ड के माध्यम से अपने मोबाइल को ऑन किया, ठीक है, तो वो क्या कहलाया, ऑथेंटिकेशन कहलाया। वह सही चीज़ को चेक करता है कि वह वही बंदा है या दूसरा है। तो कंप्यूटर पर लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन को ऑथेंटिकेशन कहते हैं, यानी प्रमाणीकरण कहते हैं। आजकल तो फेस एआई आ गया है, मतलब कि आप फेस आपका देखेगा तभी आपके मोबाइल का पासवर्ड जैसे चेक होता है, उसी प्रकार जैसे ही आपका फेस यहाँ पर मोबाइल देखेगा तुरंत आपका पासवर्ड लॉगिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूहों के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है? चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यक्तियों के समूह यानी व्यक्तियों के ग्रुप के लिए पत्र यानी लेटर और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है? तो यह मेल मर्ज करता है, ठीक है। कौन करता है? मेल मर्ज करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मेल मर्ज। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में अतिरिक्त कार्यपत्रक में आज की तारीख में कौन सा फंक्शन है? ठीक है, आपको प्रेजेंट टाइम की तारीख चाहिए, आज की तारीख चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त कार्यपत्रक में आज की तारीख के लिए कौन सा फंक्शन आप सेलेक्ट करेंगे? चलिए यहाँ पर देखिए कई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आप इसको चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे अप्रोप्रिएट है। चलिए यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टुडे। ठीक है, टुडे हो जाएगा। टुडे जैसे ही आप MS एक्सेल में टुडे फिर ब्रैकेट यहाँ पर करेंगे, उसके बाद आप जो है प्रेजेंट टाइम की तारीख देख सकते हैं। तो यह बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सेल एआई में एक फार्मूला, देखिए सेल जो एआई है एक फार्मूला उसमें दिया गया है। ये फार्मूला है कि इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए MS एक्सेल में जब आप काम करते हैं तो कोई भी काम अगर स्टार्ट होता है तो यह इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, यानी आपको कुछ भी करना है इज इक्वल टू आपको लगाना ही पड़ेगा, बिना इज इक्वल टू के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि MS एक्सेल में जब आप वर्क करते हैं कोई काम करने के लिए किससे स्टार्ट होता है, तो इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। तो इसको दिमाग में अच्छे से याद रखिएगा। देखिए बात अगर MS एक्सेल की आए तो MS एक्सेल से थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें रहें, क्योंकि देखिए जब थोड़ा सा डिस्कस हो जाता है कोई चीज़ ना तो आपके दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो एक्सेल आखिर होता क्या है, अभी इसका आंसर हम लोग डिटेल से करते हैं। एक्सेल आखिर होता क्या है, तो MS एक्सेल इज आल्सो पार्ट ऑफ MS ऑफिस, यानी MS ऑफिस जब आप पढ़ते हैं MS ऑफिस में इसके 4 पार्ट आते हैं, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस आता है। तो उसी में से MS एक्सेल से प्रश्न पूछा जाता है। तो MS एक्सेल आखिर है क्या? तो एक्सेल सीट हमेशा रो और कॉलम के फॉर्मेट में होती है, और रो और कॉलम के फॉर्मेट में जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्प्रेडशीट कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे भैया, स्प्रेडशीट कहेंगे। रो और कॉलम के फॉर्मेट में जो भी चीज़ें होंगी। देखिए अगर पहले स्प्रेडशीट का नाम पूछे तो आपको बताना है VC कैल्क। ठीक है, पहले स्प्रेडशीट का नाम क्या है, VC कैल्क है। और MS DOS पर चलने वाले स्प्रेडशीट का नाम क्या है, लोटस 1 2 3 है। ठीक है, लोटस 1 2 3 है। वहीं पर MS एक्सेल में अगर आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो Ctrl+N पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, Ctrl+N करेंगे तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो Ctrl+O करेंगे तो ओपन हो जाएगा। F12 से क्या होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि सेल एआई में एक फार्मूला इज इक्वल टू B2+4 दिया गया है। यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 में फार्मूला क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, E5+4 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी सेल को
कॉपी करते हैं और कॉपी करके जब अगले सेल में पेस्ट करते हैं तो उससे एक नंबर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, एक नंबर आगे बढ़ जाता है। जैसे D4 है तो D4 क्या हो जाएगा, E5 हो जाएगा, एक नंबर आगे बढ़ेगा। जैसे D है तो E हो जाएगा, अगर 4 लिखा है तो 5 हो जाएगा, अगर 5 लिखा है तो 6 हो जाएगा, 7 लिखा है तो 8 हो जाएगा, अगर F लिखा है तो हो जाएगा G। तो इस प्रकार एक नंबर आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, E5 + 4 हो जाएगा। अच्छा, MS एक्सेल में अगर बात करें रोज की संख्या की, तो MS एक्सेल 2003 में रोज की संख्या 65,536 है। कितनी है, 65,536, 65,536। वहीं कॉलम्स की संख्या की बात करें 256 कॉलम है। ये 2003 के डेटा के अनुसार है। लेकिन वहीं 2007 की बात करें तो 2007 में 10,48,576 हैं। और वहीं पर इसकी रो की संख्या है। लेकिन कॉलम की संख्या की बात करें, कॉलम 16,384 है। और MS एक्सेल का जो फार्मूला स्टार्ट होता है किस साइन से होता है, = से स्टार्ट होता है। तो इतने क्वेश्चन आप दिमाग में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और MS एक्सेल का पुराना एक्सटेंशन अगर पूछे तो .xls है, लेकिन अगर नया वर्जन पूछे तो .xlsx है। अच्छा, पुराना वर्जन और नया वर्जन आखिर है क्या, तो 2007 से पहले जितने भी वर्जन हैं सभी पुराने वर्जन हैं, और 2007 के बाद जितने भी वर्जन आए सभी न्यू वर्जन है। तो बस इतना याद रखिएगा, 2007 के बाद वाला अगर पूछे तो आप X उसमें ऐड कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों या जटिल लाइन प्रिंट को करने में किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लॉटर होगा। देखिए, जब कोई बड़ा बड़ा बैनर बनाना हो या कुछ भी मतलब बहुत बड़ी प्रिंटिंग करनी होती है तो वहाँ पर प्लॉटर का ही उपयोग किया जाता है। बिल्कुल HD क्वालिटी में यहाँ से प्रिंटिंग होती है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि किस उपकरण का प्रयोग किसी पेन या अन्य उपकरण से एक कागज के टुकड़े के सतह पर यांत्रिक गति द्वारा अत्यंत बड़े आरेखों एवं जटिल लाइन आर्ट को प्रिंट करने में किया जाता है। तो यह प्लॉटर होगा। देखिए, UPSSC JEE 2018 में पूछा गया प्रश्न है। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है, विंडोज एप्लीकेशन के संबंध में OLE का पूर्ण रूप क्या है। चलिए, OLE का हमसे पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो OLE का पूर्ण रूप क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग होगा। चलिए नेक्स्ट वन है, अगला प्रश्न है, वेब सर्च के दौरान सटीक शब्दों या वाक्यांशों को खोजने के लिए आप अपने टेक्स्ट के साथ किस प्रतीक का उपयोग करेंगे। मान के चलिए आपने सर्च बार में टाइप किया, जैसे मान के चलिए आपको टाइप करना है TDS, ठीक है, TEDIOUS, TDS आपने सर्च किया, तो उसके बाद यहाँ पर आप डबल कोट्स, ठीक है, आप चाहते हैं कि TDS का एकदम एग्जैक्ट मीनिंग पता चले और TDS के बारे में एग्जैक्ट सिनोनिम्स पता चल जाए, तो इसके लिए आप डबल कोट्स यहाँ पर लगा के आप करेंगे तो TDS के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चल के आएगी, ठीक है, निकल के आएगी। तो वही चीज़ कह रहा है कि वेब सर्च के दौरान सटीक शब्दों या वाक्यांशों को खोजने के लिए आप अपने टेक्स्ट के साथ किस प्रतीक का उपयोग करेंगे, तो डबल कोट्स का प्रयोग करेंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। हालांकि जितना क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वेब सर्च के दौरान सटीक शब्द या वाक्यांशों को खोजने के लिए आप अपने टेक्स्ट के साथ क्या करेंगे, डबल कोट्स का प्रयोग करेंगे, तो वह बिल्कुल सटीक आंसर उसका निकल कर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल पता, यहाँ पर ईमेल का एड्रेस दिया हुआ है abcdef.gmail.com अवैध है, क्योंकि ईमेल के पते में क्या होना चाहिए। चलिए भैया बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें @ लगा ही नहीं है, तो @ नहीं लगा, इसके वजह से यह इनकरेक्ट है। यानी एक और केवल एक @ वर्ड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ईमेल का पता दिया गया है abcdef.gmail.com
अवैध है, क्योंकि इसमें एट द रेट है ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवाईसी का अर्थ क्या होता है? चलिए, बहुत आप लोग केवाईसी करवाते होंगे यहाँ पर, ठीक है, केवाईसी करवाते होंगे। तो केवाईसी का अर्थ क्या होता है? नो योर कस्टमर होता है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, कस्टमर। देखिए डीएफटी से यह क्वेश्चन है, डीएफटी यानी डिजिटल फाइनेंशियल टूल से यह प्रश्न पूछा गया है। तो केवाईसी का अर्थ क्या होता है? नो योर कस्टमर होता है। नो योर कस्टमर केवाईसी का अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी की शुरुआत, यहाँ पर देख रहा है कि टीसीपी आईपी शब्द का अर्थ क्या है। तो टीसीपी आईपी का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये टीसीपी का पूर्ण रूप है। क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, टीसीपी आईपी की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो टीसीपी आईपी की शुरुआत जनवरी 1983 में हुई थी। क्वेश्चन याद रखिएगा, टीसीपी आईपी की शुरुआत जनवरी 1983 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो टीसीपी आईपी शब्द की शुरुआत जनवरी 1983 में हुई और इसका पूर्ण रूप जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो ईमेल है, ईमेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ईमेल की शुरुआत भी कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1982। ठीक है, ईमेल की शुरुआत 1982 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आईआईओटी। चलिए आईआईओटी, तो आईओटी के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ठीक है, क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। और इसके वर्ष की बात करें, किस वर्ष यह इसका आविष्कार हुआ था? 1999 में आईओटी का आविष्कार हुआ था। और यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है? आईआईओटी का पूर्ण रूप पूछ रहा है। तो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा, यानी एक आई का अर्थ हो जाएगा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एआई का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, पूछ रहा है कि एआई का पूर्ण रूप क्या है। चलिए यहाँ पर एआई का पूर्ण रूप क्या है? एआई का पूर्ण रूप होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एआई से संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको जरा एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि एआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एआई का पूर्ण होता है, एआई का पूर्ण रूप होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इसका आविष्कार किस वर्ष हुआ था? 1950 में इसका आविष्कार किया गया था। अगर बात करें एआई की खोज, एआई की खोज 1950 के दशक में एआई की खोज की गई थी। और एआई के फाउंडर कौन है? तो एआई के फाउंडर जॉन मैकार्थी हैं। ठीक है, जॉन मैकार्थी एआई के फाउंडर हैं। और एआई में प्रयोग की जाने वाली भाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बार बार पूछा जाता है। तो एआई में प्रयोग होने वाली भाषा कौन कौन सी है? एक है जावा, दूसरी है सी, सी प्लस प्लस और पाइथन। ये सभी एआई में प्रयोग होने वाली भाषा है। अच्छा, एआई एआई शब्द की खोज जो है जॉन मैकार्थी ने किया था, उसी प्रकार जावा लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? चलिए यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में जो मैराथन में करवाया था, तो हमने क्वेश्चन पूरा बताया था। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए आपको बताना है जावा लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज और पाइथन, इन सब के बारे में डिटेल से हमने बताया था। इसके बारे में आपको बताना है इसकी खोज कब हुई और किस वर्ष हुई और किसने इसकी खोज की, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो एआई में कौन सी भाषा प्रयोग नहीं की जाती है? एआई में पर्ल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, एआई में पर्ल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि एआई का पूर्ण रूप क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग का एक उपसमूह है। तो यहाँ पर मशीन लर्निंग डैश का एक उपसमूह है। मशीन लर्निंग किसका एक उपसमूह है? यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक समूह है, यानी कृत्रिम इंटेलिजेंस का एक समूह है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मशीन लर्निंग इज आल्सो पार्ट ऑफ एआई।
तो यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो कलेक्शन था इसको अच्छे से कवर किया। इसको आप जरूर वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और यहाँ से आपको जरूर बेनिफिट होने वाला है। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है, यहाँ पर यूपी जीके के ई बुक के रेफरेंस में और कंप्यूटर की ई बुक के रेफरेंस में। तो यहाँ पर सबसे पहले यूपी जीके ई बुक के बारे में बात करते हैं। तो यूपी SSSC द्वारा यूपी जीके बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित यह ई बुक तैयार की गई है। तो आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, एजीटीए, स्टेनोग्राफर, जेई, फॉरेस्ट गार्ड और ऑडिटर, एक्सरे, ईटीओ आदि परीक्षाएं लगी हुई हैं। सभी के लिए देखते हुए यह ई बुक तैयार किया गया है, बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट के साथ। यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज सब कुछ अच्छे से कवर किया गया, कोई भी टॉपिक आपका यहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो आज ही इस बुक को लेकर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर हमने एआई के प्रश्न को डिस्कस किया, उसी प्रकार हर एक टॉपिक को व्याख्या के साथ बताया गया है कंप्यूटर की ई बुक में, और जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं यूपी की ई बुक में सब कुछ अच्छे से बताया गया है। इस ई बुक की खासियत क्या है, इसमें हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करके हर एक टॉपिक के बाद PYQ क्वेश्चन रखा गया है। उसके बाद लास्ट में आज तक जितने प्रश्न यूपी जीके से पूछे गए हैं यूपी SSSC में, सभी क्वेश्चन का कलेक्शन एक साथ रखा गया है। देखिए, और इसके साथ क्या चीज़ आपको मिल रहा है, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर भी मिल रहा है 6 मंथ का, बिल्कुल मंथली वाइज। तो इस ई बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करने हैं और उसके बाद आपको यह ई बुक मिल जाएगी। तो देखिए, यह दोनों ई बुक अलग अलग है, यानी उत्तर प्रदेश जीके 234 पेज का है, यूपी करंट अफेयर 44 पेज का है। अगली ई बुक है कंप्यूटर की ई बुक, और ये भी बिल्कुल अच्छे से डिजाइन किया गया। जिस प्रकार आप व्याख्या के साथ यहाँ पर आपने सुना है, देखा है, उसी प्रकार आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मिलने वाला है इस ई बुक में। इसमें भी इसी प्रकार रखा गया, हर एक टॉपिक के बाद PYQ क्वेश्चन, और लास्ट में आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी को यहाँ पर समाहित किया गया है। तो आज ही इस ई बुक को लेकर बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट रखा गया है। इसको अच्छे से पढ़ जाइए, एग्जाम में 100% आप सबसे अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो इस ई बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिया रहा है 9793661506, इस पर आप 100 रुपये पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे। थोड़ी देर बाद वेट कर लीजिएगा, आपको ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये रही फ्रेंड्स आज की वीडियो। और यहाँ पर अगर आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आता है तो आप लोग इस पर व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप करने को मैसेज कर दीजिएगा यहाँ पर, तो आपको QR कोड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। QR कोड से आप पेमेंट करके इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रही फ्रेंड्स वीडियो। बाकी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसको भी ज्वाइन करिए, ताकि वहाँ पर जो भी PDF प्रोवाइड की जाती है आपको उसका PDF मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।